नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज है वीडियो नंबर 46 जिसमें हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था उसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा और उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी कि क्या ज़रूरत है इसकी। मेक श्योर कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लिया। अगर नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास 6 राइट्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट आता है राइट टू सेफ्टी। अब इसका मतलब ये है कि जो हैजार्डस यानी कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के लिए या फिर जिनमें आपको सावधानी से काम करना होता है, प्रिकॉशंस यूज़ करने होते हैं, उन प्रोडक्ट से सेफ्टी का कंज्यूमर के पास राइट है। जैसा आपको पता ही है कि गैस सिलेंडर्स जो होते हैं उनकी सील प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर जो प्रेशर कुकर है उसका हैंडल वेल बिल्ट होना चाहिए, क्योंकि इनसे होने वाला जो कोई भी नुकसान है वो आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि इनसे उसे बचाया जाए। सेकंड आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर का ये राइट है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उससे रिलेटेड उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, उसका एक्सपायरी डेट, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर उसको यूज़ करने में कोई प्रिकॉशंस हैं तो वो भी, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। उसको उसके बारे में पता होना चाहिए और कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए उसमें। थर्ड है राइट टू चूज़, यानी जब भी कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज लेने जा रहा है मार्केट में, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स तो होते ही हैं। चाहे आप चॉकलेट खरीदने जा रहे हो तो मार्केट में एक से एक ऑल्टरनेटिव्स उसके मिल जाएंगे, 5 स्टार, बार वन, किट कैट, डेयरी मिल्क। तो इनमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना डिपेंड करता है कंज्यूमर पर। प्रोड्यूसर इसमें आपको बिल्कुल फोर्स कर ही नहीं सकता। जो भी सेलर है वो सजेस्ट कर सकता है लेकिन फोर्स नहीं कर सकता। चूज़ करना आपके ऊपर है। फोर्थ है राइट टू बी हर्ड, कि अगर कंज्यूमर के साथ, जो आपका कस्टमर है, अगर कोई प्रोडक्ट के साथ उसको डिससेटिस्फैक्शन है, कोई डिफेक्ट है उसमें, अगर कोई उसकी क्वेरी है तो वो सुनी जानी चाहिए। कितने फर्म्स तो इस चीज़ पर काम भी करते हैं। कोई भी अगर कंप्लेंट हो, कोई फीडबैक हो आपके कस्टमर का, तो उसके लिए फ़ोन नंबर सेट किया होता है उन्होंने। फिफ्थ है राइट टू सीक रिड्रेसल, कि मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसमें कोई डिफेक्ट है, या अगर कोई सर्विसेज है जैसी आपको मिलनी चाहिए थी वैसी सर्विसेज नहीं मिली, तो आपका राइट है कि आपको रिलीफ मिलेगा उसके लिए। रिलीफ यानी जो डिफेक्टिव गुड्स है या जो डेफिशिएंट सर्विस है, जब आपने उनको अवेल किया, उससे आपको जो कोई भी लॉस हुआ, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको सफ़र करना पड़ा, तो उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर लेना बाय द प्रोड्यूसर, कि अगर आपके गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको रिप्लेस करे। अगर सर्विसेज आपको अच्छे से नहीं दी जा रही तो वो उन्हें इम्प्रूव करे। और अगर कोई लॉस हो गया आपकी हेल्थ को तो उसके लिए आपको कंपेंसेट किया जाए। सिक्स्थ आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि जो कंज्यूमर है उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं। और अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, चीट कर रहा है, या अगर जो वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। बहुत से रेप्यूटेड बिजनेस फर्म्स एंड इवन इंडियन गवर्नमेंट भी एक कैंपेन, आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि कंज्यूमर में अवेयरनेस हो, उसको नॉलेज मिले और कोई भी उसको चीट ना कर पाए। कंज्यूमर राइट्स के साथ कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी है जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारा लॉ कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। ये कुछ एक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं अगर उसकी कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। अब इसमें क्या है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्हें बाइंड करता है, ऑब्लिगेशन है कि उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। और अगर कोई उसको ब्रीच कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस केस में रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको कंज्यूमर को अनफेयर गुड्स नहीं बेचने, और अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है उसके साथ, कोई चीटिंग हो रही है, तो उस केस में आपको उसे रिलीफ भी देना होगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, कि आपको प्योर फूड बेचना है, मिलावटी खाना नहीं देना। जो भी फूड आइटम्स आप बेचो उनमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये एक्ट उसी पर चेक करता है और प्रिवेंशन करता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एम्स एट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक राइस, व्हीट, जो हमारी सब्सिस्टेंस के लिए, ज़िंदा रहने के लिए डेली लाइफ में एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। अब ये एक्ट चेक करता है कि इनकी प्रोडक्शन, सप्लाई और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीज़ें हों एडिक्वेट, कोई शॉर्टेज ना हो। और
अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग जैसी एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, अब ये एक्ट ये चेक करता है कि जो भी कंपनीज अपना ब्रांड मार्क जो भी अपना सेट कर रही हैं वो फ्रॉड ना हो, फेक ना हो। चीटिंग और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, अब ये एक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करता है कोई भी प्रोडक्ट के, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए ISI मार्क भी प्रोवाइड करता है, परमिट करता है। ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, अब आपको जैसा पता ही है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नेट वेट जो उनका मेजर होता है वो वेट होता है, वो उसके हिसाब से बेचे जाते हैं। कोई 1 kg, कोई 70 ग्राम, कोई 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स। तो ये एक्ट इन्हीं मेजर्स के ऊपर चेक रखता है कि जो आपने एक वेट अपना स्पेसिफाई किया है अपने प्रोडक्ट पर, वो वेट उतना ही हो, उस पर चेक करता है। अंडर वेट ना हो कि अगर आपने 100 ग्राम बताया तो वो 50 या 60 ग्राम निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 100 ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट आता है एक्सरसाइज द राइट्स, दैट ए कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर, मस्ट नो व्हाट आर हिज राइट्स, कि क्या उसके अधिकार हैं, और जब कभी भी वो कोई गुड्स खरीदने जाए, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो अपने उन राइट्स को यूज़ करे, और जो कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो उसे जाने। ए कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, कि अगर आपको ज़्यादा नहीं पता तो इतना तो पता होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो उससे रिलेटेड इस टाइम कितने ऑल्टरनेटिव्स यानी उस जैसे कितने प्रोडक्ट्स इस टाइम अवेलेबल है मार्केट में, ताकि जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदने जाओ तो कंफ्यूज होकर उलझ कर ना बैठ जाओ कि इनमें से कौन सा खरीदूं, बल्कि आपको उनके बारे में अच्छे से पता हो, नॉलेज हो, ताकि आप एक वाइज चॉइस यानी एक सही दिमाग लगाकर एक इंटेलिजेंट चॉइस कर सको कि आपको कौन सा गुड खरीदना है। क्वालिटी कॉन्शियस, अब आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, अगर आप एग्रीकल्चर गुड खरीद रहे हो तो उस पर एग मार्क देखिए, अगर इंडस्ट्रियल गुड तो उस पर ISI मार्क, और अगर कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो तो उस पर हॉल मार्क देखना ज़रूरी है, यानी ये मार्क आप देखिए, बिकॉज दे एंश्योर क्वालिटी। तो आप अगर कुछ भी खरीदिए तो उसकी क्वालिटी पर आपको ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि इससे आप डुप्लीकेशन से भी बचेंगे और आपको कोई चीट भी नहीं कर पाएगा। एंड whenever you go to market, whenever you buy products, whenever you buy goods, always ask for a cash memo, यानी कभी भी आप कुछ खरीदिए हमेशा बिल मांगिए, बिकॉज ये प्रूफ है अगर आपको कोई सामान बदलना भी हो या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, देन इट विल सर्व एज अ प्रूफ इफ़ यू फाइल अ केस अगेंस्ट द सेलर। एंड अ कंज्यूमर शुड ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट द क्वालिटी, प्राइस and contents of the products that he is going to buy, and he should always be beware of false advertisement, कि कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट में कुछ और होता है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप उन्हें खरीदते हैं तो वो कुछ और निकलते हैं, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान। सो इट्स नॉट वाइज थिंग टू ब्लाइंडली बिलीव ऑन द फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको खुद से उसके कंटेंट के बारे में जांच करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए, गेन करनी चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है। एंड अ कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट, कि ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए कोई झूठ मूठ का कोई फॉल्स केस बनाकर अमाउंट क्लेम कर दें। यू शुड आस्क फॉर जस्टिस ओनली देन इफ़ यू आर रियली अ विक्टिम ऑफ एनी फ्रॉड एक्टिविटी और एनी चीटिंग, एंड यू शुड फाइल कंप्लेंट in a suitable and appropriate consumer forum whenever you are cheated or be a victim of a deficient or defective goods or service. And a consumer should always save the environment, कोई वेस्टेज ना करे अपने प्रोडक्ट की, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा है, या कोई भी वो कचरा ना फैलाए, कोई लिटरिंग ना करे, और ना ही उसे किसी ऐसे गुड्स की डिमांड या उन्हें कंज्यूम करना चाहिए जो कि पॉल्यूशन करें। दे शुड ओनली कंज्यूम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब एक सवाल हमारे मन में आता है दैट हु इज़ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे और उसके लिए कुछ प्राइस पे करे। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज और हायर्स देम बाय पेइंग कंसीडरेशन फॉर इट इज़ अ कंज्यूमर। एंड हु आर नॉट कंज्यूमर्स, कौन लोग हैं जिन्हें हम कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल, यानी कि रीसेल करे, एक से खरीदी दूसरे को बेच दी, क्योंकि वो खुद तो कंज्यूम नहीं कर रहा उन गुड्स एंड सर्विसेज को, इसलिए उसको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। या वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे। अब सुनने में थोड़ा अजीब सा तो लगता है और थोड़ा अनयूजुअल भी,
लेकिन सोच कर देखिए, आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट में रिस्ट वॉच दे दी, अब आप उसको कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन आप उसके कंज्यूमर नहीं हैं, बिकॉज जिसने उसके लिए पे किया वो आप नहीं हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा इसको। कोपरा एम्स टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट डिफेक्टिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव फ्रॉड एक्टिविटीज़। इसके लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए कोपरा ने, दैट दोज कंज्यूमर्स हु हैव बीन चीटेड कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम, कि आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके साथ कोई फ्रॉड एक्टिविटी है, कोई चीट किया है किसी ने आपको। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी कंज्यूमर या कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन या फिर अगर कोई कंज्यूमर डिसीज्ड है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर और एनी मैन्युफैक्चरर। अगर किसी भी चीटेड या फिर अनसेटिस्फाइड कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट फाइल करनी हो तो उसके लिए कोपरा ने 3 लेवल रिड्रेसल मशीनरी सेट की हुई है, यानी एक हायरार्कियल ऑर्डर है ये, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू नेशनल। तो ये 3 लेवल्स हैं। पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, और इन दोनों मेंबर्स में से एक मेंबर होनी चाहिए वुमेन, और इन सबको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर केसेस कौन से और किस टाइप के आते हैं। सो हेयर ओनली दोज कंज्यूमर्स कैन कंप्लेंट अ फाइल हुज वैल्यू ऑफ गुड्स, कि जो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है और जो वो क्लेम चाहते हैं, जो कंपेंसेशन वो क्लेम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 20 लाख तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने केस फाइल करा दिया तो जो अपोजिट पार्टी है यानी जो सेलर है उसको नोटिस दिया जाता है, और साथ ही जिन गुड्स के लिए आपने कंप्लेंट फाइल की है उन गुड्स को टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, और फिर जो लेबोरेटरी का रिजल्ट आता है उसी के बेस पर कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है। अब अगर तो डिसीजन कंज्यूमर के फेवर में है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि जो जस्टिस उसको मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला, तो वो स्टेट कमीशन के पास जा सकता है, अपील कर सकता है विद इन द 30 डेज ऑफ द डिसीजन, कि जब डिसीजन आया है उसके 30 दिन से पहले 25,000 रुपीज़ और 50% ऑफ हिज क्लेम, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो डिपॉजिट किया जाए। सेकेंड लेवल है स्टेट कमीशन। अब सिमिलरली इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो एग्जिस्टिंग या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और एक मेंबर वीमेन होनी चाहिए, और इन्हें सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर वो केसेस आते हैं जिनमें क्लेम की वैल्यू होती है मोर देन 20 लाख रुपीज़ बट लेस देन 1 करोड़। सिमिलरली गुड्स का सैंपल लिया जाता है और लेबोरेटरी के रिजल्ट के बेस पर ही डिसीजन लिया जाता है, और अगर कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड है तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है बाय डिपॉजिटिंग ₹35,000 और 50% ऑफ हिज क्लेम, दोनों में से जो भी कम हो, विद इन 30 डेज ऑफ द डिसीजन। थर्ड आता है नेशनल कमीशन। अब इसमें 1 प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक मेंबर होनी चाहिए विमेन, और जो प्रेसिडेंट है वो एग्जिस्टिंग या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर वो केसेस आते हैं, वो कंप्लेंट्स आती हैं जिनमें क्लेम की वैल्यू होती है मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, और अगर कोई कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड है डिसीजन से तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोटेबल पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, कि अगर कोई कंज्यूमर है, अगर वो अनसेटिस्फाइड है डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के, तो वो जा सकता है स्टेट कमीशन के पास। अब अगर वो वहाँ से भी अनसेटिस्फाइड है तो वो जा सकता है नेशनल कमीशन के पास, लेकिन वो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ ही अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे।